we have with us Mr. Anil Bokil, and it's a pleasure to have him here. Namaste, sir, and welcome to our forum. And it's a pleasure that आप लातूर से join हो रहे हैं. Hi, sir. नमस्ते मनीष जी. और नमस्ते सर. नमस्ते. बहुत अच्छा लगा मनीष जी, आपको देख के मिल के अच्छा ही लगा. पहले आपको सुनते तो बहुत ही अच्छा लगा था. आज आपका ये जो इनिशिएशन जो था ये इसका वो तो बहुत ही अच्छा था. सभी पार्टिसिपेंट्स को भी मेरा नमस्कार. मुझे लगता है मैं आपको जो लैंग्वेज आपको लगेगी अच्छी वो लैंग्वेज में मैं शिफ्ट हो सकता हूँ. अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, जो भी लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल है. हिंदी शायद मेरे लिए लगा ऐसा लगता है कि मनीष जी आपको क्या लगता है? आपको अगर सर हिंदी और इंग्लिश में अगर आप रहेंगे तो वो अच्छा रहेगा. व्हाटएवर इज कंफर्टेबल. हाँ, मुझे वो यानी क्वेश्चन आंसर्स में भी जो लोग अंदर से पूछना चाहते हैं दिल से, तो हम बायलिंगुअल ही जाएंगे और इससे बात नहीं करेंगे. हाँ ठीक है सर. तो पहले तो मैं इंट्रोडक्शन इसलिए देता हूँ क्योंकि अभी जो आपने स्क्रीन पे जो इंट्रोडक्शन देखी है वो पूरी इंट्रोडक्शन वैसी हमारी नहीं है, क्योंकि वो अनिल बोकिल के बारे में, डीमोनेटाइजेशन के बारे में और अर्थक्रांति के बारे में जो भी बातें हो रही है वो अर्थक्रांति एक मूवमेंट की बात है. अनिल बोकिल का जो पूरा इंट्रोडक्शन है वो है आर.के. लक्ष्मण का कॉमन मैन. वैसे हम भी एक अलग फील्ड से आए थे, एंटरप्रेन्योर थे, सोशल इकोनॉमिक्स पे काम कर रहे थे. ये 22-25 साल के पहले की बात थी. तो उसमें इकोनॉमिक्स के जो बहुत गहरे कुछ ये लग रहे थे, जो उसको ढूंढने के लिए जो उसका जो तल है इकोनॉमिक्स का, वो फंडामेंटल क्या है या अकाउंटेबिलिटी के साथ ही सिर्फ जुड़ा है क्या. क्योंकि तब तक हम ये समझते थे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है जिनके साथ हमारा रोज का वार ये रहता था, तो उनको हम इकोनॉमिक्स समझते थे. और फिर ये ढूंढने चल पड़े कि बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, इसके आगे की मूवमेंट क्या रहेगी, हमें उसको कैसे एक्सपांड करना है. लेकिन अंदर की एक आवाज ये भी पूछ रही थी कि क्या ये हम कर रहे हैं वो सबके लिए है क्या, वो इंक्लूसिव है क्या. तो ऐसा लग रहा था कि अपनी खुद की तो ग्रोथ हो रही है. अभी ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो प्रायर टू 2000 ये है ये. तो वहाँ बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे, यानी हमारा ट्रेड ओपन नहीं था, हमारी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी और वो थोड़ी सोशलिस्ट पैटर्न की इकोनॉमी भी थी. तो हर जगह अलग अलग लाइसेंस लगते थे, इंपोर्ट लाइसेंस, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब कुछ था. यानी कंट्रोल्ड इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ. तब हम ये इसकी सोच में हम आ गए कि ये क्या है. आज जो इसमें बात करने का ये समय मिल गया है, तो उस समय टेक्नोलॉजी को स्पेस तो आ गया था बाहर की दुनिया में और भारत उसमें नई एंट्री ले रहा था. जहाँ इकोनॉमी के दरवाजे खोल रहे थे हमारी प्रधानमंत्री तब मनमोहन सिंह जी, वो कंपलसरी हमने खोले. हमने बहुत जानबूझ के प्री प्लान करके खोले नहीं. जैसे चाइनाज ने 70s भी अपने दरवाजे खोल दिए. वो सोशलिस्ट कंट्री की कंप्लीट. आज भी वो पॉलिटिकली एक सिंगल पार्टी का पॉलिटिक्स ही है, वहाँ कंट्रोल पॉलिटिक्स है. लेकिन इकोनॉमी उन्होंने ओपन जब कर दी तो उनको भी ये डर था क्योंकि युआन तो बहुत वीक था और भारत और चाइना एक कंपेरेबल कंडीशन में थे, स्टेट में थे तब. तो ये उन्होंने एक बड़ी ये ले ली, एक डिसीजन लिया और उन्होंने पहले 4 ये बनाए एसईजेड की, जहां उन्होंने एक अश्योर कर दिया एफडीआई को, बाहर के लोगों को इन्वेस्ट करो, यहाँ आपके ऊपर कंस्ट्रेंट बहुत कम होंगे, आपके प्रॉफिट आप सिक्योर कर पाओगे और हमारा जो भी है कंट्रोल्स इसके बाहर रहेंगे. वो सक्सेस मॉडल भी हुआ. हमने देखे वो 4 एसईजेड कैसे उन्होंने कहाँ से कहाँ चले गए वो. और वही एस्पिरेशन लेके मेरे ख्याल से हमारे देश ने भी वो ट्राई किया, लेकिन हमारे देश में 300-350 एसईजेड बने और वो पूरा फेलियर में चला गया. हम ना तो यानी कंप्लीट फ्री इकोनॉमी में थे, ना तो हम कभी कंट्रोल इकोनॉमी में थे. हम बीच में थे, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी में हमने ये रोल हमने अडॉप्ट किया था कि ये मिश्र अर्थव्यवस्था की जो बात हो रही थी, जो नेहरू जी ने एक नया मॉडल दिया था, तब का यूएसएसआर और तब का अमेरिका, ये दोनों में से एक ब्लेंड निकाल के जिसमें आदमी को थोड़ा सा फ्रीडम भी रहे, एंटरप्रेन्योरशिप को भी फ्रीडम रहे और जहाँ हेवी कैपिटल लगनी है वहाँ स्टेट इन्वेस्टमेंट हो, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट हो. तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं देश में, ना तो एग्रीकल्चर में था, ना तो इंडस्ट्री कल्चर में था. तो बड़ी इंडस्ट्री के लिए बड़े ये जो इरिगेशन की जो सवाल थे, प्रॉब्लम थे, तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं और किसी के पास इंडिविजुअल कोई एंटरप्रेन्योर के पास इतना कैपिटल का ये नहीं था. तो ये मिक्स मॉडल आ गया और भारत ने एक तीसरा डायमेंशन की खोज करने की कोशिश भी की, वो था कोऑपरेटिव मॉडल. वो जो हमारे पास जो कैपिटल का जो शॉर्टेज था उसको मेकअप करने के लिए कलेक्टिव शेयर्स, पब्लिक पार्टिसिपेशन से हमने कोऑपरेटिव सेक्टर को ओपन किया था.
और वो हमारा एक्सपेरिमेंट था। और पहले कुछ सालों में तो वो बहुत अच्छा चला, बाद में उसमें भी पॉलिटिक्स आ गया, उसकी एक वोट बैंकिंग ये हो गई है, और वो कॉरपोरेट जो नया आज का जो मॉडर्न मैनेजमेंट है उसमें कॉपरेटिव मैनेजमेंट पीछे पड़ गया, क्योंकि कॉरपोरेट की आज की जो लैंग्वेज है वो सिर्फ एफिशिएंसी को मानती है। वो जो सोशल हमारे ऑब्लिगेशंस है, हमारे सोशल गेन क्या है, इससे भी प्रायोरिटी पे है कि एफिशिएंसी क्या है आपकी यूनिट की, आपकी सिस्टम की, आपके इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स की, हर एक की, इसमें एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा वेटेज है। अभी इसमें ये जो आ गया तो इसमें नई मॉडर्न युग में तो टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस भी इतना ज्यादा हो गया कि अभी तो हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हम अभी काम कर रहे हैं। अब ये जो गूगल पे अभी हमारी जो बात हो रही है, ये जो वेबिनार्स हो रहे हैं, ये सभी इसके सिवा पॉसिबल था ही नहीं। तो आज तो जो टेक्नोलॉजी के दौर पे है तो वो सिर्फ सोशियोलॉजी के साथ जुड़ा नहीं है, इसने तो इकोनॉमिक्स को भी उन्होंने आपके इसमें ले लिया है। अभी ये पेस एक बहुत बड़े पेस से ये सब चल रहा था बिफोर कोविड। अभी इसको एक मोमेंटम आया था जिसको हम इसको हमारे रूड लैंग्वेज में बोलते हैं, मौसम आया था एक, और सब ऐसे कंफर्ट में कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 6%, 7%, 8%, बात तो हो रही थी कि भारत फिसल रहा है, वो 5.4% पे आ रहा है, 6% पे आ रहा है। ये बात होते होते 2 महीने के अंदर अब हम निगेटिव ग्रोथ में जा सकते हैं कि ये बात सोचने लगे। दुनिया की टॉप की इकोनॉमी जो चाइना थी वो आज बात कर रही है कि 2%, 2.5% ग्रोथ रेट हो सकता है, नहीं उनको भी मालूम नहीं है। और जो दुनिया जो आज की जो डेवलप्ड इकोनॉमीज थी जिनकी ग्रोथ रेट ही 3%, 2% के बीच में थी, उनको तो मालूम नहीं उनका ये क्या होने वाला है। अभी तो ये कोविड का जो चल रहा है वो पैराडेमिक का, ये तो इसका अभी तो चल रहा है, अभी इसके ऊपर कुछ कंट्रोल हो रहा है कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वी आर अंडर प्रोसेस ना। और ये पैराडेमिक की इन बिटवीन है, हम अभी इसको कोई नहीं समझ पा रहा है कि भारत में भी इसका कब ये मिलेगा, इसका ईड कब आएगा, इसका वैक्सीन कब निकल के आएगा, ट्रीटमेंट कब होगी, ये अभी किसी को मालूम नहीं है। अभी हम बात जो कर रहे हैं कि जिंदगी, जो बैंकों के भाषा में जिसको जिंदगी बोलते हैं, वो लाइफ के साथ वेल्थ को भी जोड़ते हैं, वेल्थ की जिंदगी। अभी पहले तो जान है तो जहान है, इसके साथ हर देश की गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी थी जान बचाने की, आदमी की जान बचाने की। इसमें बहुत कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव व्यूज में कोई बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लिया, ऐसा लिबरल को लग रहा है कि जो ज्यादा ये थे एडवेंचरस थे। मीडिया इसके ऊपर अभी डिवाइड है, लोगों को लग रहा है कि इसकी जरूरत ही नहीं थी। कुछ लोग ये बोलते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि लेट हो गए इसलिए इतनी बड़ी टोल हम दे रहे हैं, जिंदगी का टोल दे रहे हैं। अभी इसके लिए ऊपर यूनानिमिटी आने के लिए कुछ समय लगेगा, उसका डायग्नोसिस होगा, इन्वेस्टिगेशंस होते रहेंगे, ये सब चलता रहेगा। लेकिन आज जो बातें हो रही है कि जैसे जैसे दुनिया कुछ डेवलप्ड इकोनॉमी जैसे अमेरिका, यूरोप की कुछ मार्केट खुलने लगे हैं, चाइना के मार्केट भी खुलने लगे हैं, तो अभी इकोनॉमिक्स के ऊपर ये सभी फोकस हो रहा है। भारत जैसे बड़े देश के लिए भी ये बड़ा चैलेंज ही है। अब तक दुनिया ऐसी इसमें आ गई थी, जो कोविड के पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 2 बड़े पावरफुल इंजन थे। एक तरफ अमेरिका थी जो डिमांड इंजन था पूरी दुनिया का, जिसके पास परचेसिंग पावर थी, एक कंसिडरेबल पॉपुलेशन थी, यानी चाइना, भारत और उसके बाद में अमेरिका का नंबर है, यानी 135 करोड़ का भारत के बाद नंबर 3 पे 34 करोड़ की अमेरिका ही है, जिनके पास परचेसिंग पावर भी है और पॉपुलेशन साइजेबल पॉपुलेशन है, इसलिए वो डिमांड में कन्वर्ट हो सकती है उनकी नीड। एक तो डिमांड इंजन वो था, और उनकी करेंसी जो है वो तो ग्लोबल करेंसी है, जो डॉलर में, तो सभी कुछ ट्रांजैक्शन जो होते हैं ग्लोबल ट्रेड के वो तो उनकी है, डॉलर में होते हैं। और ग्लोबल ट्रेड में अराउंड 35 to 60%, 35 to 40% उनका जीडीपी का शेयर भी था। इसके साथ दूसरा इंजन भी था जो चाइना ने बहुत मेहनत से वो पोजीशन ली है, वो है सप्लाई इंजन, और वो उतनी ताकत का बना। अभी जैसे हम देखते थे कि पुराने इसमें जैसे करचत के या हमारे खंडाला के इसमें जब ट्रेन चलती थी उसको 2 इंजन लगते थे जब ऊंचाई पे उसको चढ़ना था। तो ये दोनों इंजन के बीच में हम सब बाकी के जो देश है वो सिर्फ डिब्बे थे। आज प्रॉब्लम यह हो गया है कि ये कोविड की वजह से दोनों इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर हो गया, गंभीर डायर इसके इम्पैक्ट हो गए। अभी ना डिमांड इंजन भी स्ट्रांग है ना सप्लाई इंजन भी है। अभी सप्लाई के लिए अभी जो उनको स्टैग्नेंसी आ गई है, जो क्लोज डाउन हो गए थे वहां भी 2-2 महीने 3-3 महीने के, यानी एक पूरे चढ़ाव पे व्हीकल रुक गया,
उसके चारों चक्के फंस गए। अभी 4 व्हील ड्राइव यानी पहले गियर में व्हीकल लाना, ये अभी बहुत बड़ा काम है दुनिया के लिए। और ये हो सकता है कि अभी हर देश अपनी अपनी खुद की तरफ अंदर जा रहा है, क्योंकि देख रहा है कि हम खुद को कैसे बचाएं, बात को बाद में कैसे एक्सेल करें, ये अभी सेकंड प्रायोरिटी है। अभी खुद की प्रायोरिटी सर्वाइवल, ये पहली प्रायोरिटी अभी सबकी हो गई है। और ये जो पूरा इकोनॉमिक्स का और ये मार्केट इकोनॉमी में आप जैसे आप पहले बात कर रहे हैं कि मार्केट ये अलग एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जहां डिमांड और सप्लाई ये दोनों का ब्लेंडिंग करता है मार्केट। एक तरफ से डिमांड भी होनी चाहिए, दूसरी तरफ से सप्लाई भी होनी चाहिए। आज ये दोनों जो एलिमेंट्स है, कंपोनेंट्स है, डिमांड और सप्लाई कंपोनेंट्स, दोनों में भी बहुत बड़ी स्ट्रगल आने वाली है। और ये कंप्लीट नया स्ट्रक्चर बनने जा रहा है। अभी बोल रहे हैं ना लोग कि कोविड के पहले की दुनिया और कोविड के बाद की दुनिया बिल्कुल अलग रहेगी। न्यू नॉर्म्स विल गोइंग टू बी सेट, कंप्लीटली नया रहेगा, किसी को मालूम नहीं रहेगा अभी होगा कि ये क्या है। हर एक देश अपने खुद की स्ट्रेंथ के बारे में अभी सोच रहा है। अभी हमने देखा कि जैसे चाइना जैसा देश, जो सप्लाई एंड पे अगर उनका थोड़ा भी इम्पैक्ट होगा तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है। जैसे हमने उनको ऑस्ट्रेलिया को रिटेलिएट करते हुए देख रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने वो पहले बार उनको वो इंक्वायरी को यानी ग्लोबल इंक्वायरी के लिए पुश कर रहे हैं कि ये कोविड कहाँ से आया, उसका ओरिजिन क्या है। एक्चुअली वो अगर इस तरीके से देखा जाए कि कोविड का जो ये निकला है वायरस, तो उसकी क्या रियलिटी क्या है, वो लैब में निकला है या सिंथेटिक है या वो इवोल्यूशन में आ गया है, कहाँ आ गया है, उसकी एक ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से अगर हमने देखा जाए तो उसकी एक इंक्वायरी, ग्लोबल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया ने उसकी बहुत बड़ी कीमत दी है। वैसे मॉरलिटी पे उसमें कोई डाउट नहीं लगता, लेकिन चाइना को ये बहुत ज्यादा अब्यूजिव लग रहा है आज के दौर में। और जो जिस तरीके से वो रिटेलिएट कर रहे हैं, अभी उनकी जो बार्ली के ऊपर उन्होंने जो ये लगाई इम्पोर्ट ड्यूटी, उन्होंने बहुत बड़ी इसमें से लगाई है, तो वो ट्रेड वॉर की तरफ जा रही है। वो सिर्फ एक देश के साथ नहीं है, क्योंकि 116 120 देश अब ये डिमांड करने लगे हैं। भारत भी उसमें से, भारत ने भी उसके साथ हाँ कर दी है कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। अभी एक देश को विक्टिमाइज करना, जो दुनिया की एक सुपर पावर है आज की इसमें, क्योंकि हर देश का ट्रेड कहीं ना कहीं चाइना के साथ भी जुड़ा है सप्लाई एंड से। भारत में अगर मोबाइल बनता है तो उसके बहुत से कंपोनेंट चाइना से आ जाते हैं, बेसिक कंपोनेंट भी चाइना से आते हैं। उसकी बैटरी बनेगी तो लिथियम आएगा तो चाइना से आएगा। उसका मैन्युफैक्चरिंग जो स्केल पे चाइना पे बन सकता है, भारत की इसमें वो कॉस्ट में हम दे नहीं सकते, क्योंकि उनका जो स्केल का जो सेटअप है अभी इतने सालों में उन्होंने किया है, तो उनका इकोनॉमिक्स का उन्होंने पैराडाइम बदल के रखा है। अगर किसी और देश को टेक्नोलॉजी किससे पॉसिबल होगा, वो बना भी सकेंगे, लेकिन वो इकोनॉमिक्स के दायरे में वो नहीं हो सकता है। और ये इसके बड़े इम्पैक्ट आने वाले हैं। अभी इसमें भारत की भी खुद की कुछ स्ट्रेंथ पॉइंट है, बहुत कुछ वीक पॉइंट भी है। हम तो देख रहे हैं कि भारत आज चाइना से किसी भी हालत में अगर कंपटीशन करने की कोशिश करेगा तो हर चीज भारत ऑटोमोबाइल में कर नहीं सकता है, कि व्हीकल बना नहीं सकता, जो बिल्कुल बना सकता है। खुद के तो व्हीकल हम, मर्सिडीज भी हमारी यहाँ बनती है, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन उसके इकोनॉमिक्स का जो सबसे सीरियस ये आएगा, जैसे एप्पल वहां से शिफ्ट हो रहा है चाइना, अमेरिका से चाइना को, एक ही उसका फ्रेम था कि वो कॉस्ट इफेक्टिव। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस में अगर आपको ढूंढना है तो चाइना को छोड़ के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। कोई भी ऑटोमोबाइल का आपके प्रोडक्ट ले लो तो उसमें आज भारत में लगभग 30 to 40% जो उसके जो पार्ट्स है वो चाइना के कहीं ना कहीं तो उसके चाइना के साथ जुड़े हैं। आज के जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है हर मार्केट में, हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हर इसमें चाइना का ही है। एक तो रॉ मटेरियल सप्लाई से है या फिनिश गुड से है। जैसे हम फाइन ड्रग बनाते हैं, लेकिन बल्क ड्रग तो हम चाइना से लेते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस हम करते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक वैल्यू हमें चाइना से लेनी पड़ती है इंडस्ट्रियल इसमें। तो आज भारत अगर बाहर इससे चलना, अभी कोविड के इसमें क्या था, एक दुनिया की इकोनॉमी को एक मोमेंटम आया था जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा था। टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स का एक ब्लेंड बनते चला गया था। टेक्नोलॉजी अगर व्हीकल है तो उसका फ्यूल इकोनॉमिक्स होता है। जैसे मर्सिडीज बेंज एक हाईटेक व्हीकल है, वो टेक्नोलॉजी में एक बड़ा एक मार्वल है, लेकिन उसका डीजल ये इकोनॉमिक्स है। अगर मर्सिडीज है लेकिन आपके पास डीजल ही नहीं है
तो मर्सिडीज का कोई मतलब नहीं। इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी का ये जो ब्लेंड अभी तक चला, अभी इसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, बहुत कंफ्यूजन आएंगे, बहुत कन्फ्रंटेशन होगी, क्योंकि हर एक देश अपने को खुद को सर्वाइव करने में, खुद की इकोनॉमी को रिवाइव करने की इसमें जाएगा। और डेमोक्रेटिक कंट्री में तो इसका बहुत अलग ही आएगा, क्योंकि लोगों की बढ़ती एस्पिरेशंस और ज्यादा तरीके से उसको ये करेगी। लोगों को पॉलिटिकली इसका बैलेंस रखना, लोगों के एस्पिरेशन का, ट्रेड का बैलेंस रखना, ये हर गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है। अभी इसमें ये होगा कि बहुत देश अपनी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, अपनी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ क्या है, अपने सिविलाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, अपने एनवायरनमेंट की स्ट्रेंथ क्या है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा। अभी भारत में ये जो हम देखेंगे शायद, और ये इतनी जरूरी भी है भारत के लिए, क्योंकि भारत ये पुरानी सिविलाइजेशन है, यानी 5-6 हजार साल की भारत की हिस्ट्री भी रही है। और दुनिया में एग्रीकल्चर कंट्री में जिसका ये आता है, जो आज भी बुनियाद की इसमें भारत की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है, यानी अबाउट 45 to 50% पॉपुलेशन आज भी हमारी जो सर्वाइवल है वो एग्रीकल्चर पे है। अभी हमें लग रहा है कि भारत को अपनी स्ट्रेंथ की तरफ बहुत अलग तरीके से देखना पड़ेगा। आज दुनिया प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक्स की, यानी अभी तक प्री कोविड, ये कोविड के पहले की जो बात हो रही थी कि प्रोग्रेस हमें देख रहा था, डेवलपमेंट, हमारा जो भी डेवलपमेंट की बात होती थी वो प्रोग्रेस के साथ थी, यानी प्रगतिशील विकास। हमें गति चाहिए थी, स्पीड चाहिए था, प्रगति चाहिए थी। लेकिन ये कोविड के बाद अब पहले बार, उससे पहले भी बातें हो रही थी, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के थ्रेट हम देख रहे थे, अलग अलग यानी एनवायरमेंटल कंडीशंस हम देख रहे थे, पोल्यूशंस के और इसके हम उसके महसूस कर रहे थे। एक दशक में पास जो दशक हो गया, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी करने लगी, दुनिया करने लगी। आज पहली बार कोविड के बाद में ये पहली बार यानी थोड़ा सा प्रायोरिटी पे शिफ्ट हो रहा है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स क्या है। प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक्स की तो बात हो रही है, प्रगत अर्थशास्त्र क्या है, प्रगतिशील अर्थशास्त्र क्या है, लेकिन शाश्वत अर्थशास्त्र क्या है, ये अलग बात है। अभी ये दो अलग पैराडाइम बन गए हैं। ये कोविड ने पहली बार ये बता दिया कि ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं, ये एक्सीडेंट्स बोलो, इसको ये बोलो कि ये कभी भी अभी हो सकता है, क्योंकि अभी दुनिया एक नेट में बन गई है। ग्लोबलाइजेशन ट्रेड की तरफ से हो गया, सिविलाइजेशन को अल्टरेशन हो रहे हैं, अपने अपनी इसमें से अल्टरेशन हो रहा है, एक स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है, एक कॉमन लैंग्वेज आएगी क्या इस देश में, सभी दुनिया की सभी लैंग्वेज मिलके एक लैंग्वेज बनेगी क्या, एक फूड कल्चर बनेगा क्या, एक कपड़े का यानी इसके कल्चर बनेगा क्या, ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिविलाइजेशन भी हो रहा है। लेकिन ये सस्टेनेबल कितना हो सकता है, इसके ऊपर आज डाउट है। यानी ये कोविड ने तो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ये कर दिया कि ये ग्लोबलाइजेशन मैच्योर हो गया है, तो नहीं हो गया। अभी सभी इकोनॉमी इंट्रोवर्ट होने लगी है। आज अमेरिका बात कर रही है कि पहले अमेरिका बोल रही थी कि जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को बहुत इसमें से प्रमोट कर रहा था, बी अमेरिकन टू बाय अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। अभी ये उनके ये हो रहे थे, उनके स्लोगन है। भारत में भी इंडिया फर्स्ट, हर जगह अभी अपने अपने देश को पहले रखने की कोशिश होगी। अभी ये दो पैराडाइम जो है इकोनॉमिक्स पे, जो हम 100 साल से देखते आ रहे हैं, इकोनॉमी के अभी तक सिर्फ दो पैराडाइम पे बातें हो रही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक स्थूल अर्थशास्त्र और दूसरा सूक्ष्म अर्थशास्त्र। अभी मैक्रो इकोनॉमिक में जो बातें होती है तो वो पॉलिसी के बारे में होती है कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसी अडॉप्ट करे, जिसको पब्लिक फाइनेंस के साथ जोड़ा जाता है, और लार्जर सोसाइटी के गोल्स क्या होने चाहिए, उसकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ये मैक्रो में इकोनॉमिक्स का डोमेन है। और माइक्रो, ये पॉलिसी की जो डिलीवरी एंड है, जो इंडिविजुअल सिस्टम को जाएगी या इंडिविजुअल को जाएगी, इंडिविजुअल कंपोनेंट की जाएगी, वो प्रोडक्ट क्या रहेगा, ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। और पूरी दुनिया आज जो बातें कर रही है उसके साथ अभी मेटा इकोनॉमिक्स की भी बातें होती है, जहां पॉलिटिकल अपनी फिलोसॉफी क्या है वहां से पॉलिसी निकल के आएगी। लेकिन आज तक सिर्फ यही डोमेन पे बातें हो रही है दुनिया में। इसके मैथमेटिकल मॉडल बनते रहते हैं, इसके लिए आगे के फ्यूचर प्लान भी इसी के ऊपर बनते रहते हैं।
लेकिन पहली बार आज ऐसा लग रहा है कि ये दो जो पैराडाइम है, जो डोमेन है, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये अभी काफी नहीं है। इससे आगे चल के इकोनॉमिक्स की नई ये रचना होनी चाहिए जो अर्थ क्रांति अभी प्रपोज करने जा रही है, जो हम 2-3 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स क्या है और प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक्स क्या है, ये दो अलग पैराडाइम है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स वो है जो भारत के पास था, जो एग्री प्रोफेशन, एग्री बिजनेस में नहीं, एग्रीकल्चर जिसका सेंटर था। अभी ये दो अलग डोमेन है और दोनों अपने अपनी जगह अप्रोप्रिएट है, दोनों अपने अपनी जगह सही है। अभी भारत की स्ट्रेंथ देखी जाएगी तो भारत के पास क्या है? आफ्टर ऑल इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट इज अ साइंस ऑफ रिसोर्सेस। आपके संसाधन आपके पास क्या है, इसका जो शास्त्र है यही तो अर्थशास्त्र है। अभी भारत के पास क्या है? भारत के पास जमीन के ऊपर के जो संसाधन है ये बहुत अच्छे हैं। भारत का एक जियोग्राफिकल स्टेटस जो है ये पृथ्वी के ऊपर, वो एक ऐसे इसमें आ जाता है कि जहां बैलेंस क्लाइमेट का फेवर भारत को मिला है, नेचर से मिला है, मदर नेचर से मिला है। यानी 4 महीनों में 3 मौसम, जैसे हम बोलते हैं ग्रीष्म हो या यानी उन्हाळा पावसाळा, बारिश का मौसम हो, धूप का या ठंडी का सीजन, बैलेंस्ड क्लाइमेट है। हमारे बहती नदियां हैं। अभी सूर्य प्रकाश हमारे देश में 10 महीने तक सफिशिएंट सूर्य प्रकाश आ जाता है। इससे क्या होता है कि इससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से भारत में हो सकती है। बहती नदियां है, बारिश का मौसम अच्छा रहता है, यानी 600 मिलीमीटर हमारे यहाँ एवरेज बारिश होती ही है। यानी जो जहां बात करते हैं इजराइल 200 मिलीमीटर की, वहां जो बातें होती है, इससे हमारे बहुत ही अच्छी कंडीशन है। और इसमें क्या हो गया, तो भारत में ये बैलेंस क्लाइमेट की वजह से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की वजह से बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी हो गई। भारत जमीन के ऊपर इतना समृद्ध बन गया कि यहाँ बेसिक जो नीड है, रोटी, कपड़ा, मकान और हेल्थ, अपने इसमें बहुत ताकत है। और ये सभी जो रिसोर्स है भारत के पास, वो नेचर ने दिए है, वो नेचर गवर्नड है, नेचर के गवर्नेंस के अंदर भी चलता है। और ये सभी जो रिसोर्सेस है वो रिजुवेनेबल है। एक जानवर गया तो वो 2 जानवर को पैदा करता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। एक बीज हम बोते हैं तो उसके 100 दाने निकल के आ जाते हैं। ये वैल्यू एडिशन, क्वांटिटी एडिशन होती है, वो ऑटोमेटिक होती है, वो नेचर करता है। ये भारत की बेसिकली ताकत है कि जमीन के ऊपर भारत के बहुत अच्छे संसाधन है, बहुत अच्छी ताकत है, इसलिए वो सस्टेनेबल है। क्योंकि उसका जैसे कंजम्पशन होता है, नेचर उसको रिप्रोड्यूस करता है, इसलिए वो शाश्वत है। लेकिन वो प्रोग्रेसिव नहीं है, क्योंकि जो वो लीनियरली आगे नहीं जाता। और ये हमारी फूड चेन के साथ जुड़ा है, इसलिए हम इंटरडिपेंडेंट है। भारत की साइकोलॉजी भी इंटरडिपेंडेंट है, भारत की फिलोसॉफी की सोच भी इंटरडिपेंडेंट हो गई है कि वो फूड चेन के साथ जुड़े हैं और हम जमीन के ऊपर की जो अर्थ संसाधन है उसके साथ जुड़े हैं। लेकिन भारत में जमीन के नीचे इतने अच्छे रिसोर्स नहीं है। ना तो भारत के पास अच्छा ऑयल है, ऑयल स्टोरेज है जो गल्फ में है, जो रशिया में है, जो अमेरिका में है। ना भारत के पास क्रूड ऑयल नहीं है। भारत के पास अच्छे क्वालिटी का कोयला नहीं है जिसमें अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू हो, जिसको आप ऊर्जा बनाए, जिसके आप इलेक्ट्रिसिटी बनाए। भारत के पास अच्छे मेटल नहीं है, ना गोल्ड है भारत के जमीन में, ना लिथियम, कोबाल्ट, यूरेनियम, क्रोमियम जैसे जो बहुत जरूरी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जो लगते हैं, वो भारत के पास नहीं है। भारत के पास जमीन के ऊपर के रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। दूसरी तरफ से देखेंगे तो चाइना के पास, यूरोप के पास, नॉर्थ अमेरिका हो, कोरिया हो, जापान का थोड़ा सा हम एग्जांपल लेंगे। जो पोलर एंड पे है जो देश, वहां जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि 8-8, 9-9 महीने तो वहां सूर्य प्रकाश ही नहीं है। तो सूर्य प्रकाश नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं है, तो बेसिकली फूड क्राइसिस है, तो बायोडाइवर्सिटी भी कम है। अभी ये सब देश बेसिकली सर्वाइवल के लिए, जो फंडामेंटल ह्यूमन सर्वाइवल के लिए फूड की इसमें से ज्यादा उनकी है। और उनकी एनर्जी का सोर्स क्या है, तो उनके पास तो सूर्य का प्रकाश ही नहीं, तो उनके जमीन के नीचे बहुत अच्छे नेचर ने ये किया है, नेचर गिफ्टेड है। अभी नेचर ने उनको पास ऑयल दिया है, अच्छे मेटल दिए हैं, अच्छा कोयला दिया है, वहां से उन्होंने इंडस्ट्री कल्चर बनाया। इंडस्ट्री कल्चर वहां से ये हो गई, इवोल्यूशन में आ गई।
क्योंकि उनके ऊपर जमीन के ऊपर तो कुछ संसाधन थे ही नहीं, जमीन के नीचे तो बहुत अच्छे थे। तो वहां से निकाल के मेटल निकाल के प्रोसेसिंग करके इंडस्ट्री में लगा के फिर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स बनते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल बनते हैं, ये सब कुछ बन गया। अभी ये दो पैराडाइम अलग है। अभी जमीन के नीचे के रिसोर्सेज जो है, जिसमें ऑयल आता है, जिसमें मेटल्स आते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े नहीं, ये पूरे पैरेलल है, ये कोई फूड चेन नहीं है, इंटरडिपेंडेंट कुछ भी नहीं है, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। ये सिर्फ एनर्जी दे सकते हैं। अभी हमने देखा था 2-3 महीने पहले चाइना ने एक प्रयोग भी किया था, एक आर्टिफिशियल सूरज बनाने का लैब में से, क्योंकि उनको हीट की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। अभी उसमें क्या है, वो प्रोग्रेसिव है, उसका स्पीड बहुत है, और वो आदमी की इंटेलिजेंस यानी आदमी के टैलेंट से वो ड्रिवन होता है। उसमें नेचर का इन्फ्लुएंस नहीं, नेचर ने स्टॉक करके दिया है उनको, अभी आपके टैलेंट के ऊपर छोड़ दिया आदमी ने उसको यूज करना, और वो आदमी के टैलेंट के यूज से ही इंडस्ट्री कल्चर बनी। वो सिर्फ मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उससे भी बड़े कैनवास की बात कर रहा हूं, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। अभी एक समझो ना कि हमने 1 बैरल ऑयल कंज्यूम कर दिया, उसको बर्न कर दिया, तो रिजुवेनेट नहीं हो सकता वो। जैसे हमने एक गोनी हमने ज्वार खा ली यानी गेहूं कंज्यूम कर लिया, तो उसके 10 गोनी हो सकती है, क्योंकि बोने से उसका 10 टाइम नेचर ही देता है, उसका रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ऑयल का रिप्रोडक्शन नहीं होता है। हर मेटल पे हम प्रोसेस करते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा हमें वैल्यू मिलता है, बहुत सा हीट में कन्वर्जन हो जाता है, और ये हीट का जो कन्वर्शन है वही तो आज हम ग्लोबल वार्मिंग के और इसके फॉर्म में देख रहे हैं। वो प्रोग्रेसिव है, वो आदमी के टैलेंट से चलता है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। एक तरफ सस्टेनेबल है, वो प्रोग्रेसिव नहीं है, दूसरी तरफ प्रोग्रेसिव है, वो सस्टेनेबल है। अभी इंडस्ट्री कल्चर और एग्रीकल्चर ये दोनों अलग कल्चर है, अपने अपने क्लाइमेटिक फेवर से, अपने क्लाइमेटिक कंडीशन से, ज्योग्राफिकल कंडीशन से अपने अपने कल्चर इवोल्यूशन में आ गए। अभी भारत का इसमें क्या हो गया, भारत की इकोनॉमी का, इसको जो इंडस्ट्रियल कल्चर को जो ग्लैमर और स्पीड था, और उसका ओरिएंटेशन ही बेसिकली ह्यूमन लाइफ को मोर कंफर्टेबल बनाना था, कंफर्ट बनाने के लिए, तो वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, और भारत का एग्रीकल्चर भी वहां शिफ्ट हो गया। एग्रीकल्चर का ओरिएंटेशन बेसिकली अलग है, वो शाश्वत है, लेकिन वो कंफर्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो सैटिस्फैक्शन ओरिएंटेड है। जहां कमाने के लिए, खाने के लिए स्ट्रगल करना ही नहीं है, तो मुझे अबंडेंट है। ये जो भारत का एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक्स था वो अबंडेंसी का इकोनॉमिक्स था, क्योंकि वो रिजुवेनेबल था। और जो इंडस्ट्रियल कल्चर का इकोनॉमिक्स है वो स्कार्सिटी का इकोनॉमिक्स है, क्योंकि वहां कम होते जाता है, आप जैसे जैसे कंज्यूम करेंगे तो एग्जॉस्ट होते जाएगा। मैं आपको सिर्फ इसके लिए एक आपके सामने एक इलस्ट्रेशन दिखाता हूं आपको कि ये क्या है, ये दो बेसिक कल्चर में क्या फर्क है। ये स्क्रीन पे ये जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स क्या है एग्रीकल्चर का, ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स जो है इसका ओरिएंटेशन है वो सैटिस्फैक्शन ओरिएंटेड, एक कॉर्नर में दिखाया है। अभी उसके गाइडिंग प्रिंसिपल क्या थे, लिव एंड लेट लिव, जगा और जगू द्या, जगा आणि जगू द्या, जियो और जीने दो। वो नेचर गवर्न था, इसमें आदमी का इन्फ्लुएंस गवर्नेंस में नहीं था, वैल्यू एट्रीब्यूटेड था, उसमें जो मूल्य था वो इसमें ट्रांजैक्शन में हो, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू का ही होता था, वो मॉनेटाइज नहीं था, पैसे से उसकी वैल्यू नहीं थी, बार्टर सिस्टम से उसकी ट्रांजैक्शन होती थी या ट्रेड चलता था, वो सस्टेनेबल था, नॉन मॉनेटाइज था। ये सूरज की इसमें से ये पूरी बायोडाइवर्सिटी चलती थी, रिसोर्सेस अबाउ ग्राउंड लेवल, वो हमारे मानसून साइकिल के साथ जुड़ा हुआ था, जिसमें से सी फूड भी था, इसमें ग्राउंड रिसोर्सेज भी थे, और ये एक फूड चेन का भाग होने से इसमें बेसिक स्पिरिट कोऑपरेशन था। ये भारत की जो फिलोसॉफी आ गई वसुधैव कुटुंबकम, ये सिर्फ भारत से ही आ सकती है, भारत जैसे एग्रीकल्चर जो इनरिच एग्रीकल्चर है, क्योंकि ये फूड चेन का भाग है, इसका स्पिरिट ही बेसिकली कोऑपरेशन है। और ये सूरज है, परपेचुअल एनर्जी सोर्स है, ये हमारे लिए शाश्वत एनर्जी का सोर्स है, 10 महीने तक तो हमें मिलता ही था, उससे बैलेंस हमें मानसून मिलता था, इसके लिए हमारे बैलेंस जो है, हमारा जो समर चलता था, विंटर चलता था, इसके बैलेंस क्लाइमेट से हमें बहुत ज्यादा ये मिलता था। जो बेसिक प्रोडक्शन था प्रोड्यूस्ड यानी फूड प्रोड्यूस हमारे यहाँ बहुत अच्छा था,
लेकिन जमीन के नीचे ये नहीं, ये है एग्रीकल्चर। अभी मैं आपको इंडस्ट्री कल्चर क्या है ये दिखाता हूँ इलस्ट्रेशन। ये है इंडस्ट्री कल्चर। इसका बेसिक ओरिएंटेशन है, ये कंफर्ट ओरिएंटेड है, ये सेटिस्फैक्शन ओरिएंटेड नहीं है। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल जो है परस्यूट ऑफ एक्सलेंस, ये ह्यूमन टैलेंट गवर्न है। ये आदमी के दिमाग से, इंटेलिजेंस से, टैलेंट से इसका गवर्न होता है, गवर्नेंस। इसमें नेचर का कोई अंदर का इन्फ्लुएंस नहीं है। ये इसको एक्सलेंट बनाना है। हर चीज, मेरा प्रोडक्ट एक्सलेंट होना चाहिए, सिर्फ गुड होने से नहीं चलेगा, बेस्ट होने से नहीं, वो एक्सलेंट होना चाहिए। ये कॉस्ट अकाउंटेबल है, क्योंकि इसमें हर चीज में आदमी को इफर्ट डालना पड़ता है पहले। ये कॉस्ट अकाउंटेबल है। ये मोनेटाइज्ड है क्योंकि उसका मेजरमेंट है। ये एग्रीकल्चर ये जजमेंटल था, ये इंडस्ट्री कल्चर मेजरमेंटल है। ये प्रोग्रेसिव है, ये सस्टेनेबल नहीं है। और ये एग्जॉस्टेबल एनर्जी रिसोर्स के साथ जुड़े हैं। ये जो हमने नेचर गिफ्टेड रिसोर्सेज दिखाए हैं यहाँ, इसमें आप यूज करोगे तो एग्जॉस्ट होते जाएंगे, वो रिज्यूनेट नहीं होंगे। इससे जो कंफर्ट के हमारे जो आ गए, जो अलग अलग हम दिखा रहे हैं कि इसमें एटम बिल आ गए, कम्युनिकेशंस आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट टैलेंट गवर्नड है, ये ह्यूमन टैलेंट गवर्नड है। और इसका बेसिक स्पिरिट है वो है कंपटीशन। एग्रीकल्चर का बेसिक स्पिरिट है कोऑपरेशन, यहाँ का बेसिक स्पिरिट है कंपटीशन। यहाँ हर चीज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इस पे चली जाती है। यहाँ जो प्रोसेसिंग हो जाता है उसमें पोल्यूशन आ जाता है, और पोल्यूशन सबको, यानी एनवायरनमेंट को खराब कर देता है। ये प्रोग्रेसिव है लेकिन सस्टेनेबल नहीं है। ये ग्लोबल वार्मिंग का भी कॉज होता है। आज आदमी इस दौरान आ गया बीच में, उसको कंफर्ट भी चाहिए और सेटिस्फैक्शन भी चाहिए। लेकिन आज इंडस्ट्री कल्चर के दौर में हमने सेटिस्फैक्शन को छोड़ दिया। आज हम सिर्फ कंफर्ट के पीछे, कंफर्ट ओरिएंटेशन के यहाँ पहुंच गए, आ गए। यहाँ से मोनेटाइज हो गया, मोनेटाइज से एक नई फिनांस इकोनॉमी तैयार हो गई, जो बबल इकोनॉमी जिसको कहा जाता है। और आज के कंपटीशन में, ये इंडस्ट्री कल्चर के कंपटीशन ने आदमी को भी अंदर के अंदर कंपटीशन में लाया। एग्रीकल्चर में फैमिली साइज बड़ी होती गई क्योंकि कॉपरेशन था। गांव के गांव एक फैमिली के थे, क्योंकि वो अलग था ही नहीं, वो कॉपरेशन ही था। और यहाँ इंडिविजुअल की अभी फैमिली हो गई है, न्यूक्लियर फैमिली अभी इतनी छोटी हो गई है कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को बोल रहे हैं कि आई एम लिविंग विथ माय, आई एम इन अ जॉइंट फैमिली बिकॉज आई एम लिविंग विथ माय स्पाउस। यहां तक ही आ गई नौबत। इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर इंटरडिपेंडेंट था, वो फूड चेन का भाग था। ये इंडिपेंडेंट है इंडस्ट्री कल्चर, वो टैलेंट ओरिएंटेड है, सिर्फ ह्यूमन टैलेंट गवर्नड है। अभी इसमें दो चीज है भारत के सामने। अगर हम देखा जाए, इंडस्ट्री कल्चर में हमने सब कुछ अडॉप्ट कर लिया। हमारा कल्चर, हम एग्रीकल्चर को बाजू रख के हमने इंडस्ट्री कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, और इसका जो इम्प्लांटेशन होना है वो प्रॉपर नहीं हुआ। इसलिए भारत हैप्पीनेस में दुनिया में बहुत निचले स्तर पे जो है, भारत अंदर से खुश नहीं है। हमने अपने कल्चर को छोड़ के नया कल्चर अडॉप्ट किया, जिसको हमें पूरी तरीके से इम्प्लांटेशन प्रॉपर हुआ ही नहीं। अभी ये क्या हो रहा है कि हम कहाँ आके गए। भारत दुनिया को इसके आगे क्या दे सकता है, भारत की बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, और भारत दुनिया की इसमें किस तरीके से कोऑपरेशन दे सकता है। भारत दुनिया को फूड कल्चर दे सकता है। वेज और नॉन वेज जो फूड है भारत का, वो कल्चर दुनिया में इतना अच्छा कल्चर कहीं भी नहीं है। इतना अच्छा वेज कल्चर तो दुनिया में है ही नहीं, और उसके साथ नॉन वेज कल्चर भी। और ये दोनों एग्रीकल्चर की गिफ्ट है। बायोडाइवर्सिटी है, रिप्रोड्यूसेबल रॉ मटेरियल है, अगर वेजिटेरियन भी हो या नॉन वेज, रिप्रोड्यूसेबल है। तो ये शाश्वत ताकत है। भारत दुनिया को खाना खिला सकता है। और दूसरी भारत की जो ताकत है वो है हेल्थ सर्विसेज। एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक, यानी ऑपरेटिव, क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव, तीनों जगह भारत के पास एक विकसित ये है, आरोग्य व्यवस्था है।
हेल्थ सर्विसेज। हमारे पास बहुत टैलेंट है, हमारा आयुर्वेद बहुत एनरिच है, हमारे होम्योपैथी की सर्विसेज बहुत अच्छी है, और हमारे सर्जन तो दुनिया में अच्छे ही है। डेंटल सर्जन, ओपन हार्ट सर्जन, किडनी सर्जरी, हमारे पास ये बहुत है, हम ये दुनिया को दे सकते हैं। हम दुनिया को सर्विसेज दे सकते हैं, फूड सर्विस और हेल्थ सर्विस। आज हम चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग के साथ कॉम्पीट करने जाएंगे, गुड्स के साथ। हम गुड्स में अच्छे नहीं है, क्योंकि गुड्स के लिए आपके पास मेटल होने चाहिए, एनर्जी सोर्स होने चाहिए, जो भारत के पास नहीं है। हम दुनिया को सर्विसेज दे सकते हैं, और ये सर्विसेज के साथ, फूड के साथ और हेल्थ के साथ हम इसका अलाइड ये दे सकते हैं सर्विस सेक्टर, जो टूरिज्म में हो, फूड टूरिज्म या हेल्थ टूरिज्म। ये भारत की इकोनॉमिक्स की बैकबोन बन सकती है। हमें टीवी बनाना नहीं आता है क्या, हमें मोबाइल बनाना नहीं आता है क्या, हम कार नहीं बना सकते क्या? हम ये सब कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। लेकिन उसका बेसिक वैल्यू हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हमें मोबाइल बनाना है तो उसकी बैटरी का लिथियम हमें चाइना से लाना है, हमें उसका प्लास्टिक लेना है एक अच्छी इसमें, तो उसको पेट्रोकेमिकल जो है तो गल्फ से लेना है, रशिया से लेना है या अमेरिका से लेना है। इसके बेसिक वैल्यू हमें लेना है, और उसके ऊपर हम सिर्फ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है, उसकी बेसिक वैल्यू हमारे पास है, बायोडाइवर्सिटी भी हमारे पास है, हमारे पास बेसिक हेल्थ साइंसेस हमारे बहुत डेवलप्ड है, जो हमारे कल्चर से वो इवोल्यूशन में हमें मिल गए। तो जहां वैल्यू भी अपनी होगी और वैल्यू एडिशन भी हमारी होगी, वहां हमारी सस्टेनेबिलिटी रहेगी, वहां सुप्रीमेसी भी रहेगी। लेकिन हम बाहर से वैल्यू अडॉप्ट करेंगे, वैल्यू पर लेंगे और उसके ऊपर सिर्फ वैल्यू एडिशन करेंगे, तो हम सिर्फ बीच की ये कड़ी बनते रहेंगे, और हम कभी भी ऑब्सोलेट कर सकते हैं दुनिया में, हमें कभी भी बाहर निकाल सकती है इससे। आज तक भारत जब इंडस्ट्री कल्चर में जो काम कर रहा है, वो अपने वीकनेस पे वो ये कर रहा था, ग्राउंड पे खेल रहा था। भारत को अपने स्ट्रेंथ के ग्राउंड पे खेलना चाहिए। और अभी कोविड के बाद में ये बहुत एक्सप्लिसिटली बाहर आके आएगा कि इतने बड़ी दुनिया को खाना कौन खिला सकता है। जो नेचर फेवर्ड एक बेल्ट है, जिसमें भारत सब कॉन्टिनेंट, जिसमें बांग्लादेश आएगा, पाकिस्तान आएगा, भारत, म्यांमार, वहां से अफ्रीका, मिड अफ्रीका, मेक्सिको, ब्राजील, ये सब बेल्ट है वो एग्रीकल्चर बेल्ट होना चाहिए। यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी है, यहाँ करीबन 80% दुनिया की पॉपुलेशन रहती है, और जो 20% पोलर, जो ठंडे इसमें से जो बेल्ट में से आ जाते हैं, जहाँ सूरज कम है, वहाँ हार्डली 20% भी पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ इंडस्ट्री होनी चाहिए। अभी ये दुनिया सिर्फ मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स पे नहीं चलनी चाहिए, वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स क्या है और प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक्स, इसका ब्लेंड होना चाहिए, और भारत इसको लीड कर सकता है। आज भारत वो पोजीशन में आ सकता है। किसी एक देश के लिए, भारत के लिए, अकेले के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन कोविड ने ये पूरी दुनिया का इकोनॉमिक साइकिल को अभी कुछ समय के लिए रोका है। यहाँ रिव्यू करने के लिए, रिट्रोस्पेक्ट करने के लिए, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए भारत के पास आज समय है। मेक इन मेक इन इंडिया की जगह अगर हमने प्रोड्यूस्ड एंड सर्व्ड बाय इंडिया ये प्रिंसिपल रखा, ये गाइडिंग प्रिंसिपल रखा, प्रोड्यूस्ड एंड सर्व्ड बाय इंडिया, ये फूड भी हो सकता है और हेल्थ सर्विसेज भी हो सकती है। 135 करोड़ की इसमें हमारी नर्सिंग सर्विस हमने ओपन कर दी, उसको थोड़ा सा कल्चरल हमने ये दे दिया, यानी जैसे आज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इस तरीके से हमने अगर कल्चरल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ये भी खोल दी, जहां हमारे लोगों को हम कल्चर बता दें कि जो बाहर के जो लोग आएंगे तो उन किस तरीके से हमें पेश होना चाहिए। आईटीआई तो चल रही है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रही है, जहां से हमें कौशल मिल रहा है जो इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। लेकिन हम सामाजिक जीवन में जहां सर्विसेज हमें प्रोमिनेंट है, हमें सर्विसेज हमारा बैकबोन है, तो वहां कल्चरल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट निकालनी चाहिए, जो हमारे टूरिज्म को बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट करेगी, हमारा रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, हम दुनिया को सिर्फ खिलाएंगे, और दुनिया की हेल्थ सर्विसेज वो सबसे ज्यादा ड्यूरेबल है, सबसे ज्यादा वो सस्टेनेबल है। आदमी सुबह नाश्ता करता है तो दोपहर को खाना उसको लगता ही है, उसका कंजम्पशन साइकिल भी बहुत ये है, जिसको हम बोलते हैं ना प्रोडक्शन के साथ कंजम्पशन का साइकिल भी वो अलाइड है, फेवर्ड है वो हमारे भारत के।
मैंने एक मोबाइल ले लिया तो अभी मुझे 4 साल नया मोबाइल की जरूरत नहीं है। मैंने कार ले ली तो मुझे 10 साल कार नई कार की जरूरत नहीं होती। उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। इसकी कंजम्पशन की ड्यूरेबिलिटी शॉर्ट होने से ये बहुत सस्टेनेबल है भारत के लिए। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, जहाँ ये पूरा फेवर मिला है, नेचर का फेवर, हमें उसको उसमें हमें ये जो चैलेंज आ गया कोविड का, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का भी ये बहुत बड़ा चांस है। और ये वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी को स्प्रेड करने के लिए, ये दुनिया हमारी फैमिली है। अभी ये 3-4 साल के अंदर हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे पॉपुलेशन में, तो दुनिया का सबसे बड़ा भाई भारत बनने जा रहा है। बड़े भाई के रोल से हम दुनिया को एक फैमिली में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये हो सकता है। कोविड के बाद में यही होना चाहिए। मेक इन इंडिया की जगह प्रोड्यूस्ड एंड सर्व बाय इंडिया। हमारा जो स्ट्रेंथ है वो सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है। हम दुनिया को अच्छा खाना खिलाएंगे जो सेंद्रीय होगा, जो ऑर्गेनिक होगा, उसकी कॉस्ट अलग रहेगी। अब दुनिया ने ये जो सिंथेटिक खाना और जो हाइब्रिडाइजेशन, अभी ये जो कोविड का जो ये निकला है, यानी जो कोरोना वायरस, वो भी बोल रहे लोग, अभी तो इसके ऊपर बात भी हो रही कि ये सिंथेटिक वायरस है। भारत ये नहीं है, भारत अलग देश है। एग्रीकल्चर में हम लोग शत्रु कभी खत्म नहीं करते, हम शत्रुत्व खत्म करते हैं। ये जो इंडस्ट्री कल्चर की जो देश है वो शत्रु खत्म करना चाहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि इतने बड़े स्प्रेड में भारत में इतने ज्यादा मौतें नहीं हुई है। इसका कारण एक ये भी है कि भारत ने पूरा स्टरलाइज किया ही नहीं अपना एटमॉस्फेयर। हमने ये जो पहले प्लेग के आ गए, बाद में मलेरिया के आ गए, फ्लू के आ गए, हमने सबके साथ दोस्ती कर ली। फ्लू में भारत में लोग मरते नहीं है। ये जो इंडस्ट्री कल्चर में लाख 2-2 लाख लोग मर जाते हैं फ्लू और मलेरिया से, क्योंकि उन्होंने उसको शत्रु समझ लिया और उसको खत्म करने की कोशिश की। शत्रु कभी खत्म नहीं होता, नए नए रूप में आ ही जाता है। हमें शत्रुत्व खत्म करना है, और ये भारत की एग्रीकल्चर की ताकत है, क्योंकि जहां सस्टेनेबिलिटी इज अ स्ट्रेंथ, प्रोग्रेसिविटी इज नॉट आवर स्ट्रेंथ, प्रोग्रेसिविटी इज आवर वीकनेस, आवर स्ट्रेंथ इज सस्टेनेबल। और इसमें हम दुनिया को फूड कल्चर और हेल्थ कल्चर नया दे सकते हैं, जिसमें हम बहुत एनरिच हैं। ये हमारी ताकत है। पोस्ट कोविड अब ये बदलेगा। भारत की तरफ लोग अलग तरीके से देख रहे हैं। चाइना से डिसइन्वेस्टमेंट होकर भारत की तरफ ये देख रहे हैं, क्योंकि भारत एक ओपन कंट्री है, मैच्योर डेमोक्रेसी है। यहाँ स्किल सेट अच्छा है, यहाँ लैंग्वेज के प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ इंग्लिश स्पोकन पर्सन पॉपुलेशन बहुत है, ये सब कुछ है। लेकिन भारत ने भी अपने चॉइस रखने चाहिए कि हम जो भी करेंगे हम फूड और हेल्थ में करेंगे, दुनिया के लिए हम बेस्ट देंगे। स्पेस में जैसे अभी स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी है, जहाँ स्पेस, वहां तो हम है ही। भारत टैलेंट में कम नहीं है, लेकिन भारत नेचर फेवर्ड है, क्लाइमेट नेचर फेवर्ड है, क्लाइमेट फेवर्ड है। तो हम नेचर के गवर्नेंस में बहुत खुशी से जी सकते हैं। यहाँ से हमारी ना सिर्फ वेल्थ बढ़ेगी, हमारा हैप्पीनेस भी बढ़ेगा। हम लोग स्पिरिटेड है, हम मोटिवेटेड नहीं है, हम स्पिरिटेड है। अभी इतने बड़े बदलाव लाना है तो इतना जो चेंज ओवर करना है, डायरेक्शन चेंज करना है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करना है, हमें फोर्स को नहीं कम करना है, ब्रेक नहीं लगाना है, सिर्फ डायरेक्शन मोड़ना है। और मुझे लगता है मनीष जी जैसे एक बड़े अच्छे मोटिवेटर ही है, डायरेक्शन चेंज करने में बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। देश की रियल आइडेंटिटी जब आएगी, पर्सनैलिटी हमारे देश की क्या है, हमारे देश का कैरेक्टर स्ट्रेंथ क्या है, बदलेगा। ये डेफिनेट बदलेगा। हमें ऐसा लगता है कि ये बदलाव अच्छे के लिए होगा। राइट सर, थैंक यू। सो ग्रेट सर, वंडरफुल। बहुत अच्छा एक इंसाइटफुल आपने एक थॉट प्रोसेस दिया, वेरी डिफरेंट देन व्हाट वी हैव बीन थिंकिंग अबाउट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स एंड प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं। एक बड़ा अच्छा आपने पैराडाइम शिफ्ट दिया हम लोगों को। सो क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास काफी इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज मेनी आर फ्रॉम द इंडस्ट्री हियर। सो कुछ इंडस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे पूछूंगा। आई डोंट नो वेदर आप ये दे आर वेरी डिफरेंट देन व्हाट यू हैव स्पोकन, बिकॉज एक क्वेश्चन है कि दिस इज एक आइडियलिस्टिक एक व्यू है आपका ऑफ हाउ इट शुड बी। तो ये आइडियलिस्टिक व्यू जो है, दिस हैज टू हैव अ वेरी एक लॉन्ग टर्म व्यू होता है आइडियलिस्टिक व्यू का।
लेकिन अभी जो कोरोना का जो इम्पैक्ट है एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर, जो अभी ये लोग जी रहे हैं, जो अभी ये लोग जिस सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि सोच वाइज इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी वंडरफुल थॉट। बट अभी जैसे कि ये गवर्नमेंट का भी जो पैकेज आया है ऑफ 20 लाख करोड़ जो पैकेज दिया है गवर्नमेंट, नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि ये जो पैकेज है कुड इट हैड बीन गिवन अर्लियर, नाउ वी आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग फॉर आवर कैश फ्लोज और हमें आप और लोन लेने के लिए बोल रहे हैं, बट हाउ डज इट हैपन? सो ये कहाँ मैच हुआ? ये पैकेज जो है वाज इट रियली हेल्पफुल टू अस? आपके क्या व्यूज हैं? पैकेज ये क्राइसिस पैकेज है, ये प्लान पैकेज हो ही नहीं सकता था, ये क्राइसिस मैनेजमेंट का है, ये प्लानिंग तो हो ही नहीं सकता था, पहले तो आ ही नहीं सकता था, क्योंकि बजट हमारा पहले से डेफिसिट बजट है। गवर्नमेंट के रेवेन्यू को एनहांस करने के लिए जो अर्थ क्रांति ने जो प्रपोजल रखे, बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स, वो जब तक अडॉप्ट नहीं होता तब तक ये सस्टेनेबल होगा ही नहीं, ये प्लान कर ही नहीं सकता। आज दुनिया में जो क्राइसिस मैनेजमेंट के ये सॉल्यूशन है, ये डेवलपमेंट मॉडल ही नहीं है, ये सिर्फ जान बचाने के लिए ये मॉडल आया है, ये वेल्थ बचाने के लिए मॉडल है ही नहीं है। आज का जो पैकेज आया है 20 लाख करोड़ का, और वो बहुत कम है। और आज मुझे कल लगता है कि आज ही हमारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, ये सेंट्रल के, उन्होंने बोला है कि ये तो हम शुरुआत की है और भी आ सकता है। लेकिन अगर हमें गवर्नमेंट से कुछ चाहिए तो गवर्नमेंट के लिए सस्टेनेबल इनकम सोर्स चाहिए। टैक्सेशन जिस तरीके से हमारे देश का है वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अर्थ क्रांति ने जो बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स का प्रपोजल रखा है, जो 20 साल से हर डोमेन में है डिस्कशन के, जिसके ऊपर मोदी जी की बात हुई थी, उसका सिर्फ 50% डीमोनेटाइजेशन का उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, वो भी अलग तरीके से, जो हम नहीं चाहते थे इस तरीके से हो गया। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव करना है तो हमारी टैक्सेशन की सिस्टम कंप्लीट बदलनी चाहिए। और जब तक वो नहीं होता, और वो हो सकता है, वो इमीडिएट हो सकता है, लेकिन वो मैंडेट के लिए लोगों की डिमांड होनी चाहिए। हमारी इंडस्ट्री डिमांड ही नहीं कर रही, इतनी कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन के साथ जूझ रही है कि एक तरफ इनोवेशन करना, मार्केट ढूंढना, मार्केट के लिए कंपटीशन में सर्वाइव होना, और दूसरी तरफ ये कंप्लायंस का जो होता है गवर्नमेंट का, तो यहाँ एंटरप्रेन्योर स्पिरिट का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इससे करप्शन पनपता है, इसमें से इतने ज्यादा होते हैं कि ये, और इसके साथ हम जी रहे हैं, सालों से जी रहे हैं। लेकिन ये बेसिक जो है, जिसके ऊपर सॉल्यूशन है, अगर इसको हम बदल सकते हैं तो आज का समय है ये। लेकिन ये जब तक उतनी डिमांड नहीं आएगी, अभी क्या हम रिएक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का ये दिया तो इसके ऊपर हमारी ये रिएक्शन है। हम प्रोएक्टिवली तो कुछ नहीं मांग रहे, हमें ये चाहिए। अभी CII, फिकी या एसोचैम जैसे जो होते हैं अलग अलग चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने कुछ डिमांड प्रोएक्टिवली रखनी चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट जो देगी। आज गवर्नमेंट क्या कर रही है, दुनिया के मॉडल देख रही है कि दुनिया के गवर्नमेंट क्या क्या कर रहे हैं, उसका ब्लेंड निकाल के अपने यहां से थोड़ा सा उसको पैकेजिंग करके बना रही है, दे रही है। हम लोग मांग ही नहीं रहे, तो जो मिल रहा है वो तो हमें लेना ही पड़ेगा ना। तो इंडस्ट्री की जो अपेक्स बॉडीज जो है, तो उन्होंने अपनी डिमांड रखनी चाहिए, हमें ये चाहिए, आज का समय है, आज गवर्नमेंट ये कर सकती है, नहीं तो ये बाद में नहीं होगा। तो अपेक्स बॉडी के थिंक टैंक ने हमें हमारे बिजनेस बचाने के लिए, स्मॉल स्केल के, मीडियम स्केल के बिजनेस बचाने के लिए क्या करना चाहिए, पहले हमने रखना चाहिए, हमें ये चाहिए। इसमें हम टैक्स सिंप्लीफिकेशन चाहिए, हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम चाहिए। दुनिया में अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 4% 5% पे है, और भारत में जिसको सूद बोलते हैं, इंटरेस्ट 8% 10% पे हम काम करेंगे तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड ही नहीं आएगा, तो हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं। जापान में 0% इंटरेस्ट रेट है, अमेरिका में 2% है, यूरोप में 1.5-2% पे है, चाइना में 4.5% इंटरेस्ट रेट है, एनुअल इंटरेस्ट रेट की मैं बात कर रहा हूँ। और भारत में 8% 10%, और उसके लिए आपको 100% कोलैटरल देना है, सिक्योरिटी देना है, तो आपको कैपिटल मिल ही नहीं सकता है। और आज की हाईटेक इंडस्ट्री में, हाईटेक इस जमाने में कैपिटल इंटेंसिव बन गया है हर चीज। अभी लेबर इंटेंसिव नहीं बची है, अभी टेक्नोलॉजी इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस हो गए हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही बढ़ेगी तो बुनियाद में सब कुछ बदल जाता है। हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम चाहिए ग्लोबल कंपटीशन में, लेकिन ये मांगेगा कौन? जब तक इंडस्ट्री की अपेक्स बॉडी ये नहीं मांगेगी, डिमांड ही नहीं करेगी, तो सप्लाई कहां से होगा?
तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी ब्रॉट डाउन टू एब्सोल्यूट जीरो, ये होना एंड तो ये तो सबसे आइडियल कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर इस्लामिक इकोनॉमिक्स खड़ा है, जिसमें इस्लाम में सबसे अगर बुरा मानना जाता है तो वो सूद को, यानी रिबा बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट हराम बोलते हैं, क्योंकि वो जितना बढ़ने लगता है उसकी लोगों के, गरीब लोगों के उसके बहुत बुरे असर हो जाते हैं। ये कैपिटलिस्ट मॉडल आ गया है, इसको रेंट कहते हैं, कॉस्ट रेंट ऑफ कैपिटल, जो इतना बढ़ेगा। अभी मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पे आपको बात करता हूँ कि टेक्नोलॉजी कहाँ फेल हो जाती है, टैलेंट कहाँ फेल हो जाता है। आज हमने 10% इंटरेस्ट रेट पे फ्लैट के लिए कर्जा लिया, 10% आज का एक एवरेज इंटरेस्ट रेट, 8% 10%। 20 साल हमें जो ईएमआई देना पड़ता है वो लोन रिपेमेंट के लिए 20 साल ईएमआई देना पड़ता है। अगर वो 2% इंटरेस्ट रेट पे मिल गया जो दुनिया में मिलता है तो 8.5 साल के अंदर रिपेमेंट हो जाता है। ये जवानी के 11.5 साल का हिसाब नहीं है, 8.5 साल के अंदर नया मॉर्गेज तैयार हो जाता है वहां, यानी नया कैपिटल 8.5 साल के यहां बन जाता है वहां, यहां 20 साल नहीं बनता। यानी जो टेक्नोलॉजी, यानी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है वो एडॉप्ट 8.5 साल में कर सकते हैं, यहां 20 साल नहीं कर सकते। ये जो टाइम लैग आ जाता है ना, तो भारत हर इसमें पीछे रह जाता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटलिज्म में अगर हमें फोर्सली डाला गया है तो उसका बेसिक हमें मिलना चाहिए ना। लेवल प्लेइंग ग्राउंड ही नहीं मिला आपको तो आप कैसे कॉम्पीट कर पाओगे? मेरा अभी बात हो रही चाहिए, अपेक्स बॉडी नहीं मांगना चाहिए ना। अगर ये अभी ये छोटे छोटे लोग क्या बोलेंगे, वो मॉरेटोरियम बढ़ा के देंगे 12 महीने का, लेकिन इंटरेस्ट तो और बढ़ेगी, एनपीए बढ़ेंगे तो बैंक की रिकवरी तो वही से होगी, एक बात तो इंटरेस्ट से ही होगी ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, मैं घर में रहता हूँ, मीटर से ये करता हूँ, बिल करता हूँ, और मेरे वाले झुग्गी झोपड़े वाले स्लम वाले वो तार डाल के इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, उनसे तो वसूली की नहीं जा सकती। तो जिनके पास मीटर है उनका ही मीटर बढ़ेगा ना, कॉस्ट तो उनकी बढ़ेगी ना। तो एनपीए जितने बढ़ेंगे तो उतने इंटरेस्ट रेट और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एनपीए की रिकवरी तो इंटरेस्ट, बैंक का सोर्स ही इंटरेस्ट है, और उसके सिवा क्या है, रेवेन्यू सोर्स। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ये इंडस्ट्री जब तक डिमांड नहीं करती तब तक ये ग्राउंड पे आ ही नहीं सकते। ये टैक्स का कॉम्प्लिकेशन, ये जब तक, और आज का समय है, ये इमीडिएट हो सकता है, ये पॉलिसी डिसीजन है। ये अभी क्या है सर कि वी आर ऑल स्मॉल स्केल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, तो एपेक्स बॉडीज जो है, ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी जो बॉडीज हैं, या तो वी विल हैव टू गिव अ वेरी स्ट्रांग रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर्स दैट ये हमें चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं कि डिमांड गवर्नमेंट तक पहुंचे, रादर देन क्रिबिंग। हम इंडिविजुअली 1-to-1 क्रिप करते हैं, अपने अपने फोरम्स में कंप्लेंट करते हैं, क्रिप करते हैं। इसका एक बड़ा आवाज करके वी शुड रीच आउट टू द गवर्नमेंट, और इससे अच्छा मौका नहीं, आप बता रहे हैं कि इनको फिर से अच्छा मौका नहीं है आवाज करने का। बिकॉज़ मैं भी बात, आपके रोल है, आप जैसे जो मीडिएट कर सकते हैं ये लोगों, छोटे लोगों का वॉइस पहुंचाने के लिए अच्छे कम्युनिकेटर की बहुत बड़ी जरूरत है। वी आर लैकिंग देयर, छोटे आदमी का आवाज ही नहीं पहुंचता। आप जैसे एक 5-10 का पैनल बने और इसको ये करें, तो आज का ही समय है ये। आज बैंक भी डूबने वाली है, इसमें बैंकिंग सिस्टम भी डूबने वाली है। अगर ये हम छोटे से इसमें अगर सोचेंगे तो ये दायरा तब बदलेगा। मेरी अकेले की कुर्सी नहीं हिल रही है, पूरी जमीन हिल रही है। अगर छोटे आदमी को लग रहा है कि मेरे अकेले की कुर्सी को मैं कैसे रोक लूं, तो वो पहले जमीन को रोकना पड़ेगा। और ये अभी का ही समय है, ये सीआईआई फिक्की के लोग नहीं करेंगे। उनका जो थिंक टैंक है वो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ है। जो भारत की जमीन से आए लोग जो है, आप लोगों को उसको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा सर जी। वही है कि ये आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मुझे इसमें एग्रेसिवली मुझे जाना पड़ेगा। आपका बिल्कुल सही पॉइंट है। हम लोग सोचते हैं शायद हमारी आवाज पहुंचेगी नहीं ऊपर तक, तो हम लोग भी ठंडे हो जाते हैं। नहीं मनीष जी, ये इतने इंप्रेसिव, इसमें आपको बताना पड़ेगा उनको। और टाइम फेवर कर रहा है आपको, ये सपोर्ट का सोसाइटी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि स्मॉल स्केल के लोगों के पास मॉरेटोरियम बढ़ाने से कुछ नहीं पड़ेगा। 12 महीने में तो हमारी बिजनेस साइकिल ही नहीं आएगी नॉर्म पे। ठीक बात है। हमारे डेट साइकिल जो है वो 6 महीने तक है। हमारे पेमेंट जो आ जाते हैं रिकवरी, वो
3 महीने का तो मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन हमारी कंपनियां देती ही नहीं ना हमको 6-6 महीने तक पेमेंट। हमारे देश में माल बेचना बहुत आसान है, लेकिन रिकवरी बहुत मुश्किल है। रिकवरी में हो जाता है। गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज हैं, तो ये जैसे ये सोच, जैसे हमारी सोच है, हम जो जिस सिचुएशन में है, अभी एक एंटरप्रेन्योर से मेरी बात चल रही थी, ही सेज कि सर मेरा अगर मैं अपने बिजनेस का परसेंटेज पकड़ूं तो मेरा सैलरी वगैरह आता है 5-6% के आसपास। मेरा खुद का अगर प्रॉफिट पकड़ता हूं तो मेरा ओवरऑल 2-3% आता है, बट आई एम पेइंग 12% टू द बैंक। तो मुझे लगता है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लेबर कॉस्ट ये डबल है हमारे देश में, यानी लेबर कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ कैपिटल डबल है। इसलिए हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पूरे देश का कम है, इसलिए हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स कम है। दुनिया में उल्टा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 2% है और लेबर कॉस्ट है 6%, 7%, 8% है। तो वहां लिबरल है परचेसिंग के, लोगों के पास डिमांड की पावर आ जाती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है ना, तो डिमांड पावर आ जाती है, तो एक्सेलेशन भी हो जाता है उसका। लोग यानी सप्लाई चेन भी उतना एक्सेल देने की कोशिश करती है, क्योंकि मॉनेटरी प्रॉब्लम नहीं है ना। ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है कि हमारी यहाँ लेबर कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ कैपिटल डबल है। ऐसा लगता है कि हम तो बैंक के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, देयर यू आर। ये और यही तो होना है, और ये बेसिक है ना। लेवल प्लेइंग ग्राउंड अगर हमें मिलता ही नहीं तो हम कैसे खेलेंगे? इसकी आवाज उठनी चाहिए। But with all the wise people in the government, with the resources government has to get these wise people, so government को कोई राय नहीं दे रहा है, ये कोई ऐसे सोच नहीं दे रहा है। और जो हम 20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वहां भी लॉबीज है, वो कैम्ब्रिज से है, हार्वर्ड से है। अभी हमारा हार्वर्ड ने पब्लिश किया, इसलिए आज आप हमारी भी बात सुन रहे हैं। अभी 3 महीने पहले नहीं तो हमारे कौन सुनता है? आप ऑक्सफोर्ड के हो क्या, आप सिंसिनाटी से हो क्या, आप MIT से हो क्या, आप हार्वर्ड से हो क्या? अरे यहाँ का कल्चर अलग, यहाँ के जो बेसिक प्रॉब्लम है एंटरप्रेन्योर के, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, वो मिलती ही नहीं आपको समय पे। आपको तब मिलता है कि जब ऑपरेशन करना है, उसकी जगह आपका पोस्टमार्टम हो जाता है कि आपका धंधा इसलिए बंद हो गया, ये पोस्टमार्टम है, चलाने के लिए तो ऑपरेशन किया ही नहीं। हमारे यहाँ हर चीज लेट हो जाती है, यानी जब तक पेशेंट जिंदा होता है तब तक उसका ऑपरेशन किया जाता है, मरने के बाद का ऑपरेशन होता है उसको पोस्टमार्टम बोलते हैं। ट्रू। ये टाइम लैग भी है, और हमारे सीरियस प्रॉब्लम वो है। हम लोग सर जी, हम चांद्रयान बना सकते हैं, हम मंगलयान बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी में हम इनकॉम्पिटेंट नहीं है, हम लोग इकोनॉमिक्स में इनकॉम्पिटेंट है। ये एनी वे अपार्ट फ्रॉम, अभी जब तक गवर्नमेंट तक बात पहुंचेगी, हमारा तो क्या ना, एक हम लोग हिम्मत हार जाते हैं, बिकॉज कब आवाज पहुंचेगी और कब क्या होगा। इज देयर सम अदर वे बाय व्हिच वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल? इसके लिए पॉलिसी होनी चाहिए, इसके से वो बदल ही नहीं सकती। बैंक का अभी मैं बैंक को, अभी जनधन योजना ने बैंक की तरफ सबको मोड़ दिया गवर्नमेंट ने। अभी प्रॉब्लम ये सीरियस है कि वहां की एम्प्लॉयमेंट पे इतना प्रेशर है कि वहां की एम्प्लॉयमेंट जो है, बैंकर वो चाहता ही नहीं लोग अपने पास आए, इतनी इल ट्रीटमेंट देता है। लोग डिस्करेज ही हो जाते हैं बैंक में जाके प्रपोजल रखने के लिए, क्योंकि वहां की नौकरशाही जो है वो इतनी प्रेशराइज है। हमने बोला कि अभी बैंक 12 घंटे चालू रखो, 6 घंटे की शिफ्ट में 2 बैंक को चलने दो, तब तक बैंक क्वांटिटेटिवली तो सामने आ जाएगी। अभी तो क्वांटिटी इतनी, उसमें इतने यानी फोर्स, बैंक फोर्स इतना कम है, यानी एम्प्लॉयमेंट फोर्स, वो लोग खुद ये हो गए हैं, वॉलंटरी की इसमें खड़े हैं कि हमारी वॉलंटरी रिटायरमेंट हम कब ले लेंगे। सिस्टम के लिए काम करने के लिए तैयारी नहीं है। यहाँ 135 करोड़ को एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम है, और यहाँ देश में ज्यादा काम से लोग मर रहे हैं। क्या हम 6 घंटे की 2 शिफ्ट में नहीं चला सकते देश? भारत हॉट क्लाइमेट जोन का देश है। हम जहां आते हैं तो हमारे क्लाइमेट हॉट है। यहाँ हमारे लेबर लॉस बोलते हैं 3.5 घंटा से ज्यादा आदमी काम कर ही नहीं सकता। एसी में अगर काम करेगा तो आधा घंटा यानी 4 घंटा तक मैक्सिमम काम कर सकता है। तो ये 8 घंटे की ड्यूटी हम क्या क्यों लेते हैं लोगों से? आउटपुट तो हमें नेट मिलता है 3.5 घंटे। हमें 6 घंटे की 2 शिफ्ट करानी है। 6 घंटे में भी 3.5 घंटा ही काम करेगा आदमी, लेकिन 2 शिफ्ट में 7 घंटे का आउटपुट मिलेगा। कैपिटल तो इन्वेस्टमेंट हमने 24 घंटे की है ना।
एम्प्लॉयमेंट डबल होगी, परचेसिंग पावर सोसाइटी में डबल आएगी, तो हमारी डिमांड डबल हो जाएगी। ये इतना आसान है करने के लिए। 6 घंटे की 2 शिफ्ट में देश चलाइए। देश 12 घंटा चलना चाहिए, 6 घंटे में लोग घर जाएंगे, क्वालिटी टाइम अपने फैमिली को देंगे, थोड़ा सोसाइटी को देंगे, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को देंगे। आज वो बर्नआउट होकर 8 घंटे में घर जाता है, खुद को तो संभाल ही नहीं सकता, ना सिस्टम को संभाल सकता है। 3.5 घंटे की 2 शिफ्ट अगर काम करेंगे तो 7 घंटे का आउटपुट मिलेगा, देश का जीडीपी बढ़ेगा। और हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट 50% है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, यानी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसका यूटिलाइजेशन डबल होगा, यानी प्रॉफिट डबल हो जाएंगे। लेकिन ये करना किसने है? आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। मैंने आपको पहले इसमें बोला था मनीष जी, ये एजेंसी जो है मोटिवेटर की बहुत जरूरत है, इंटरमीडिएटर की बहुत जरूरत है, कम्युनिकेटर की बहुत जरूरत है कि जो बात बता सके। बिल्कुल है पॉइंट सर, काम बहुत है करने को। और आपने जो अभी कहा है, आई थिंक ये एक हमें अलग एक प्रेरित कर रहा है कि वी शुड पिक अप बिगर थिंग्स। हमसे जैसे आपने बोला कि हमारी कुर्सी नहीं हिल रही है, हमारी धरती हिल रही है। बिल्कुल सही। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। हम लोगों को अपनी कुर्सी की चिंता है, लेकिन कुर्सी बजा के भी क्या करेंगे, धरती हिल जाएगी। तो हमें उसको जब तक स्टेबलाइज नहीं करते तब तक ये नहीं। तो ये सर, इज प्राइवेटाइजेशन द आंसर टू सम मेजर? यही तो मार्केटाइजेशन है, यही तो मार्केट, यानी वही तो हो रहा है। इसमें करप्शन कम हो रहा है लेकिन एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा है। आज कॉन्ट्रैक्ट पे लोग काम कर रहे हैं, क्या उनकी क्या हालत है, उनको क्या मिल रहा है? काम तो कर रहे हैं, कंप्लेंट तो कर नहीं सकते क्योंकि वो तो एंटरप्रेन्योर बन गए, तो मैं तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हूं अभी। सोशल सिक्योरिटी तो है ही नहीं कहीं। करप्शन कम होगा और एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा, तो एंड इफेक्ट तो एक ही मिलने वाला है, एक्सप्लॉयटेशन से बढ़ेगी। यानी एक्सटॉर्शन से मरना है या एक्सप्लॉयटेशन से मरना है, दोनों ही आपके पास चॉइस है। मरना तो है ही, डूब के मरना है या जल के मरना है, यही चॉइस हो गया ना। मरना तो डेफिनेट है। एक्सटॉर्शन और एक्सप्लॉयटेशन ये दोनों अलग डायमेंशन है। कैपिटलिज्म में एक्सप्लॉयटेशन होता है, सोशलिज्म में एक्सटॉर्शन होता है। ये दोनों सही नहीं है, इसका थर्ड वे चाहिए जो कल्चर के साथ, स्पिरिट के साथ जुड़ा। तो सर, हमने अगर डबल शिफ्ट की जो बात कर रहे हैं कि वी आर सेइंग दैट 6 आवर शिफ्ट, तो उसमें पे अपना कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ जाएगा ना? कॉस्ट ऑफ लेबर 5% से बढ़ेगा, लेकिन एफिशिएंसी 12% की जो आपकी ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एवरेज, उसका डबल यूटिलाइज होगा। और 3.5 ही घंटा काम करता है वो आदमी। आप वही लेबर को जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर देंगे, आप घर में काम करके देखिए कुछ पेंटिंग वेंटिंग का, अगर आपने डेली वेजेस के ऊपर करेंगे और उसको कॉन्ट्रैक्ट पे करने को देगा तो 50% टाइम में वो करेगा, क्योंकि मैनेजमेंट के साथ वो उतनी खुद की ये रखता ही है निगोशिएट करने के लिए। लेकिन मैनेजमेंट ये समझती नहीं है कि उनको लगता है कि हमें लेबर की कॉस्ट बढ़ रही है, 5% का लेबर बढ़ रहा है, लेकिन आपकी 10-12% की कैपिटल डबल यूज हो रही है ना उसकी, और 7 घंटे का आउटपुट मिल रहा है, इफेक्टिव आउटपुट। अभी हम फिजिकल अटेंडेंस ले रहे हैं 8 घंटे का और आधा घंटा लंच टाइम का, यानी फिजिकल अटेंडेंस 8.5 टाइम का, लेकिन एक्चुअली इफेक्टिव वर्क कितना है? 3.5 घंटे का ही। और गवर्नमेंट ऑफिसेस में तो 2 घंटे से ज्यादा है ही नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पुलिस छोड़ के, वहां तो काम ही नहीं होता है। बिठा के रखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का कंजम्पशन तो चलते रहता है, इंटरनेट पे चैटिंग चलती रहती है। 6 घंटे घर में जाके करो ना आपने अपने चैटिंग, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं। वो जो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है सर। अगर हमने इनको छोड़ भी दिया 6 घंटे में, 7 घंटे में, अरे वो सर घर नहीं जाएगा, वो कहीं और नौकरी कर लेगा। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेविंग होगा, नहीं वो कहीं और जाके नौकरी कर लेगा 6 घंटे की और, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जब तक जवान है। लेकिन जब तक वो 45-50 साल का हो जाएगा तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो समय दे पाएगा ना। आज बच्चों को समय नहीं दे पाता है, बूढ़े माँ बाप को समय नहीं दे पाता, क्या कर रहा है? और इसलिए हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स इतना कम है देश दुनिया में, हम हैप्पी ही नहीं है ना। हमारा सेंटर हमारी फैमिली है जीने का, और उसको ही अगर हम समय नहीं दे पा रहे हैं तो हम हैप्पी कैसे हो सकते हैं? सर, ये 6 घंटे की ड्यूटी 135 करोड़ के भारत के लिए जरूरी है। यहाँ डेंसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, कैपिटल कॉस्टली है, तो यहाँ लेबर ज्यादा यूज करना चाहिए। उन्होंने लेबर कम यूज करना चाहिए और कैपिटल ज्यादा यूज करना चाहिए, वो ही वो कर रहे हैं।
वो कैपिटल इंटेंसिव है, हम भी कैपिटल इंटेंसिव बने, हम लेबर इंटेंसिव होने चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास 135 करोड़ की पॉपुलेशन है ना सर। ट्रू। क्वेश्चंस सर बहुत आए हैं और अलग अलग एरिया से क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को, आपको मैं जो पढ़ रहा हूँ, पीपल आर वेरी हैप्पी विद योर पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें एक है कि व्हाट डू यू फील इफ द गवर्नमेंट ब्रिंग्स इन अनअकाउंटेड गोल्ड एंड परचेजेस फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रिंट्स करेंसी टू सप्लाई इन मार्केट? ये बेसिकली लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि करेंसी और गोल्ड का कोई रिश्ता नहीं है। भारत में 1954 में डिस्कनेक्ट हुआ है, दुनिया में एक भी करेंसी गोल्ड के साथ नहीं है। 71 में डॉलर डिस्कनेक्ट हुआ है, गोल्ड का और करेंसी का कोई संबंध नहीं। करेंसी छापा अभी ये किसी को मालूम ही नहीं है, ये तो 54 में भारत का डिस्कनेक्ट हुआ है गोल्ड से। और दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी डॉलर 71 में डिस्कनेक्ट हुई है गोल्ड से। निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन ने वो फाइनल ये डिस्कनेक्ट हुआ। अभी दुनिया की एक भी करेंसी गोल्ड के साथ लिंक है ही नहीं, तो गोल्ड का मतलब ही नहीं है करेंसी छपवाने के लिए। लेकिन ये इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल ये है जो 70 साल पहले बात हो गई है, ये भी अभी मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है। ये हमारी एजुकेशन में फेलियर है। हमारी करेंसी नोट 2000 की जो बनती है, प्रिंट होती है, हमारे पार्लियामेंट में आज के फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है 3 रुपए 60 पैसे में बनता है। 3 रुपए 60 पैसे टोटल वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग। उसके पीछे गोल्ड वेल्ड कुछ नहीं होता है, ये इसके पीछे होता है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को दिया और गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक को पास ऑन की है कि इकोनॉमिक्स की जरूरत के हिसाब से आप मनी सप्लाई करो, तो वो क्वांटिटी सप्लाई वो करते हैं। ये कागज की जो चीट है उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू जो है, इंट्रेंसिक वैल्यू 3 रुपए 60 पैसा है, एंडोर्स वैल्यू 2000 रुपीज। दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी $100 की करेंसी नोट, क्योंकि डॉलर दुनिया की सबसे हेवी करेंसी है और $100 सबसे बड़ी करेंसी नोट है, 15 सेंट में प्रिंट होती है, 15 सेंट, 50 सेंट। लेकिन वो $100 की नोट लेते तो हम $100 वैल्यू का अल्फांसो देते उनको, और कागज का टुकड़ा लेते 15 सेंट का। वो 15 सेंट के टुकड़े में $100 वैल्यू का बासमती चावल भेजते हैं हम उनको, एक्चुअल रिसोर्स भेजते हैं और नोशनल ये लेते हैं हम, वैल्यू लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू देते हैं, रियल वैल्यू, और नोशनल वैल्यू लेते हैं ट्रेड में। सर जी ये इतने कॉम्प्लेक्स, इतना आसान है समझने के लिए, लेकिन ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और हम जैसे इनको यानी एंटरप्रेन्योर को ये मालूम नहीं है। 15 सेंट का कागज का टुकड़ा दुनिया की $100 का वैल्यू का एक्सट्रैक्ट करता है, रियल वैल्यू का। हमारे बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, वहां डॉलर कमाने के लिए जाते हैं, वो कागज के टुकड़े कमाने के लिए। यहाँ के बूढ़े माँ बाप को छोड़ के वहां क्यों जाते हैं? वो कागज का टुकड़ा 15 सेंट का कमाने के लिए। तो ये कागज के टुकड़े को इतनी एम्पावरमेंट कैसे मिल गई है? तो वो 4 तरीके से, वो ट्रेड पावर से आ गई है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड अमेरिका है 35% to 40%। दूसरी पावर है इनोवेशन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अमेरिका नासा जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, दुनिया का टैलेंट वहां पढ़ने जाता है, टैलेंट फ्री में मिल जाता है। अमेरिका को फीस देते हैं हम लोग, टैलेंट उनका यूज करते हैं और पेटेंट अमेरिका को मिल जाता है। और तीसरा मिलिट्री पावर है उनकी। अगर आपने जैसे सद्दाम हुसैन ने ट्राई कर दिया था, सिर्फ पेट्रोल का उनका जो क्रूड का जो ट्रेड था, वो डॉलर की जगह यूरो को शिफ्ट करने का सोच लिया, तो उन्होंने इराक को खत्म ही कर दिया। ये मिलिट्री पावर है अमेरिका की, जो डॉलर को इतनी ताकतवर बनाती है। तो सोने का और नोट का कोई ये नहीं है, तो सोने का इसका मतलब ही नहीं करेंसी छपा सकते। चलिए सर, अभी एक बस लास्ट क्वेश्चन एक है कि ये बहुत बार वेबिनार्स में क्वेश्चन आया है कि ये मार्केट शिफ्ट होगा चाइना से अगर होता है, एंड लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ कंपनीज फ्रॉम यूएस, फ्रॉम यूरोप, ये लोग देखेंगे कि कैन वी हैव एन अल्टरनेटिव मार्केट टू चाइना, तो शायद वो वियतनाम जाएंगी, शायद कहीं जाएंगी, शायद इंडिया आएंगी। तो व्हाट डू यू थिंक, इट्स गोइंग टू बी, इतना ये आसान होगा ये होना, या फिर चाइना इसको होने देगा, या आपको क्या इसमें जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स क्या आपको लगते हैं इसमें? जियो फैक्टर बहुत ही सीरियस है, क्योंकि बाहर की कंपनी निकलने, क्योंकि जापान और चाइना की हॉस्टिलिटी सबको मालूम है, और चाइना भी सभी के साथ हॉस्टाइल ये आ रहा है।
और भारत ये सबसे बड़ा, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपीन से बहुत ही छोटे देश है, उतनी कैपेसिटी नहीं। भारत के पास लेबर फोर्स अच्छा है, वो चीप है, वो स्किल्ड है, सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ये सब कुछ सही है। लेकिन चाइना के बॉर्डर भारत के बॉर्डर के साथ जुड़ी है, और इसका स्ट्रैटेजिक जो ये आएगा, रिपर्शन आएगा, इसकी रिएक्शन जो चाइना की आएगी, तो भारत को अंदर से डिस्टेबलाइज करेगी, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी, वो देश में ऐसा माहौल खड़ा करेगी, हिंदू मुसलमान जात धर्म के, ये बहुत कुछ कर सकती है मीडिया, वो बहुत कुछ ये कर सकती है, ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इतनी जितनी दिखती है उतनी लुक्रेटिव नहीं है, उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, उसमें चैलेंजेस भी बहुत है। और चाइना एक मिलिट्री सुपर पावर भी है, और वो भारत को डिस्टर्ब करने की ताकत भी रखता है। और भारत का अंदर का माहौल 135 करोड़ का है, ऐसी बढ़ी हुई एस्पिरेशन भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग की जगह अपनी खुद की सर्विसेज, जो चाइना को भी हॉस्टिलिटी भी नहीं लाएगी पहले इसमें, और जिसको आना है इतना करके तो लेट देम कम। लेकिन भारत ने उसमें ज्यादा ये दिखा नहीं कि, तो उसके जियो स्ट्रेटेजिक जो ये आ जाएंगे, ये बॉर्डर इश्यूज से इसमें, वो भारत के लिए मुश्किल होंगे आज, भारत की आज की इकोनॉमिक्स के लिए, आज की मिलिट्री पावर के लिए, आज के सोशल एक जो माहौल बन रहा है, क्योंकि हमारा अपोजिशन और रूलिंग पार्टी अभी हार्मोनियस नहीं है, कोविड जैसे इतने बड़े इसमें भी एक दूसरे के साथ नहीं है। तो ये चाइना जैसा तो एनिमी हो कंट्री है ना, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। यानी इकोनॉमी सिर्फ एक ही एंगल नहीं है ना, तो इंटीग्रिटी देश की है, फिजिकल, ये सब कुछ है ना उसके साथ जुड़ा हुआ, तो वो बहुत ज्यादा कीमत पे जाएगा। हम उसके कस्टमर्स छीन रहे हैं या लेंगे तो फिर वो चैन से नहीं बैठेंगे, कैसे बैठेंगे? तो उनको गुड्स में रहने दो, हम सर्विसेज में आएंगे ना, और हमारी एम्प्लॉयमेंट तो सर्विसेज में है, हमारी ताकत तो सर्विसेज में है। उसमें स्पेसिफिक अगर फूड और ड्रग्स में जाएंगे, यानी हेल्थ में जाएंगे, तो हम बहुत कुछ बन सकते हैं। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस तो की झड़ी लगी हुई है, लेकिन आपको क्या लग रहा है लास्ट है कि नॉर्मलाइज होंगे कैसा? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी कि हम लोग वापस थोड़ा नॉर्मलसी में कब आ पाएंगे? वो करेजस पॉलिसी चेंजेस होंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस, कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं है। अभी अपॉर्चुनिटी है, तो 1.5 साल के अंदर भारत सोने की चिड़िया के रास्ते पे चलेगा। लेकिन ये 1.5 साल बहुत ही क्योटिक रहेगा, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहेंगे, बहुत क्योस रहेगा। अभी पॉलिटिकल जो फर्मनेस चाहिए, एक तो बहुत अच्छा है कि क्लियर मैंडेट है गवर्नमेंट के साथ। स्ट्रक्चरल चेंज के लिए अभी ये प्रॉब्लम नहीं है, यानी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, अभी वो ताकत होनी चाहिए पॉलिटिकल विल। ये पॉलिटिकल कंपल्शन से होने की जगह पॉलिटिकल विल से होगा तो बहुत आसान होगा। ये तो करना ही पड़ेगा, अभी स्ट्रक्चरल चेंज करने पड़ेंगे, टैक्सेशन में, इंटरेस्ट रेट में, बैंकिंग में, एम्प्लॉयमेंट में करने ही पड़ेंगे। सोशल सिक्योरिटी में लोगों को बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये 6 घंटे की ड्यूटी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, तभी अनएम्प्लॉयमेंट के रेट कम होगा, पैसे में, समाज में, सोसाइटी में परचेसिंग पावर घूमेगी, तो ट्रेड बिजनेस और बढ़ेगा। ये बोल्ड डिसीजन है, लेकिन ये यही समय है लेने का। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपका इतना समय हमने लिया। और आई थिंक ऑल दी एंटरप्रेन्योर्स जो मुझे मैसेज आ रहे हैं चैट में एंड ऑन माय फोन, तो बहुत खुश हैं। और आपने पूरा कॉन्सेप्ट एक बड़े सरल तरीके से सर, बहुत ही सरल तरीके से आपने बताया, क्योंकि इकोनॉमिक्स की भाषा जो है अक्सर आम इंसान को समझ नहीं आती। शायद हार्वर्ड से आते हैं या वॉर्टन से आते हैं, लेकिन आज हमने ये भाषा होती है ना, ये हमारी हार्ट लैंग्वेज है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर के हैं, इंडस्ट्री की ब्रेन लैंग्वेज होती है। तो आज बहुत ही अच्छा एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक्स। एंड मुझे लगता है कि ये कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे नहीं मालूम कैसे हेल्प करेगी, लेकिन हमारी सोच को तो इसने एक दिशा दे दी कि हम भी अपने बिजनेस में कैसे एक पैराडाइम शिफ्ट ला सकते हैं। और जो आपने आज आगाज दी है कि कुछ आवाज पहुंचनी चाहिए सरकार तक, तो मैं आपके साथ इसमें बात करूंगा कि मैं कैसे आवाज पहुंचाऊं, और हमारा जो फोरम है, इस फोरम की ताकत से मैं आगे बढ़ूं। हमें ये मालूम नहीं, लेकिन डेस्टिनी ने अगर आपको ये रोल दिया है तो ये होगा। ये डेस्टिन्ड रोल अगर आपको करना है तो होगा। ये आज गवर्नमेंट के इसमें भी माहौल में बहुत कंफ्यूजन है। असर्टिवली, कन्विक्शन ने अगर बात करनी है तो आप कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। देश का भला होगा, ह्यूमैनिटी का भला होगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और मैं आपसे कनेक्ट रहूंगा। एंड थैंक यू सो मच वन मोर टाइम ऑन बिहाफ ऑफ सीए।